Greeting friends, those who are watching this today. I am very happy, very enthusiastic because I am with the person जो खुद एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी है. आई एम विद सीए राजेंद्र अरोड़ा जी, जो कि प्रैक्टिसिंग सीए भी हैं और एनआईआरसी में 2 बार जीत चुके हैं. और ये एनआईआरसी के एनआईआरसी के ये सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं, ट्रेजरर भी रहे हुए हैं, निकासा के हेड भी रहे हुए हैं. और ये क्लियर टैक्स और टैक्स फॉर वेल्थ के साथ एसोसिएटेड भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी एसोसिएटेड हैं और लॉ ग्रेजुएट भी हैं. लेकिन जो इनकी सबसे बड़ी खास बात मुझे लगती है वो है इनका व्लॉगर एंड यूट्यूबर होना. कोई भी जीएसटी की समस्या हो, उस पर एक छोटा क्रिस्प 3 से 7 मिनट का एक वीडियो होता है इनका, जो ये काफी साल से कर रहे हैं, और उस चीज को इतने अच्छे, इतने बारीकी से समझाते हैं कि मजा आ जाता है. आपको कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो और आप इनका एक वीडियो देख लीजिए. अगर आप किसी चीज में जल्दी से फंस गए कि टाइम नहीं है आपके पास, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं. इनका चैनल जीएसटी की राह में आपका दोस्त ढूंढिए, सब्सक्राइब भी करिए खैर, और उस पर जाकर आप देखिए. 3 से 7-8 मिनट के वीडियो में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. जो लेटेस्ट समस्या होती है उस पर तो खासतौर से इनका वीडियो जरूर आता है. जो भी लेटेस्ट चेंजेस होते हैं अपडेटेड रहते हैं. लेकिन आज मेरा सवाल पहला इनसे ये है कि सर, अब हम 3 साल होने वाले हैं जीएसटी को. अब टीथिंग प्रॉब्लम जो कहते हैं कि भाई बच्चा जब पैदा होता है तो टीथिंग प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर जीएसटी में टीचिंग प्रॉब्लम 3 साल बाद भी खत्म नहीं हो रही? अभी भी रिटर्न्स नहीं जा रही, वेबसाइट्स 2 दिन से नहीं चल रही. क्या लगता है आपको जीएसटी के बारे में? 3 साल का सफर कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं अभिषेक जी आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचार आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकूँ। और जो भी आपने कहा मतलब मेरे इंट्रोडक्शन के दौरान, मैं समझता हूँ कि वो आपके सारे काइंड वर्ड्स थे। मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ सर इस सब्जेक्ट का, और मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि अपने इस जीवन काल में मैं इस सब्जेक्ट को पूरा कर पाऊँगा। जहाँ तक आपका सवाल है ये कि टीथिंग ट्रबल्स थे, रहे हैं, अभी भी नज़र आ रहे हैं, रिटर्न्स तक जो बेसिक बात होती है किसी भी फिस्कल स्टैच्यू की, वो भी एप्रोप्रिएटली और टाइमली और बिना हिकअप्स के हम भेज नहीं पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब हम बात करते हैं सक्सेसफुलनेस ऑफ द इशू पर, सक्सेसफुलनेस ऑफ द सब्जेक्ट पर, तो मैं इसको एक मिक्स्ड फीलिंग के रूप में प्रेजेंट करूंगा. मैं ये नहीं कहूंगा कि ये टोटल फेलियर है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये टोटली 100% सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है. लेकिन सच है, इसमें कोई शक नहीं है कि टीथिंग ट्रबल्स हर नए सिस्टम में, हर नए एक जो भी आप एक नया प्रोसेस लेकर आते हैं उसमें रहती हैं. अगर मैं एक नया मोबाइल फोन भी खरीद लेता हूँ या एक नया म्यूजिक सिस्टम भी खरीद लेता हूँ, तो उसको भी समझने में मुझे 15-20 दिन, महीना भर उसके फंक्शंस को, उसकी मोडालिटीज को समझने में और उसके मैनुअल को समझने में मुझे टाइम लग जाता है. तो ये तो एक बहुत बड़ा स्टैचू था जिसने कि 72-75 साल की हिस्ट्री को उठाकर सारा का सारा इकट्ठा एक जगह कर दिया, और उसके बाद उन्होंने एक नया स्टैचू लेकर आए, एक नया कानून लेकर आए जो कि सब चीजों के लिए एप्लीकेबल था, मान्य था. देखिए, जो जीएसटी जिस वजह से आया अभिषेक जी, सबसे पहला कारण था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की नॉन अवेलेबिलिटी थी, इंटरसेक्टोरियल क्रेडिट्स की, मल्टीपल रेट ऑफ टैक्सेस थे, मल्टीपल लॉस थे. मैं कहूंगा कि इन सब बातों को अचीव करने में जीएसटी पूरी तरह से सक्षम रहा है, सक्सेसफुल रहा है, एक सफल प्रयोग रहा है. जहां तक बात आती है यूनिफॉर्म लॉ की, रेट वॉर अमंग स्टेट्स जो टैक्स रेट की वजह से होते थे, डिफरेंट टैक्स रेट्स की वजह से, वो सब खत्म हो गए हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है आज हमें. मैं तो हमेशा कहता हूं कि इस कानून की वजह से इंटरस्टेट ट्रेड बढ़ा है. इंटरस्टेट ट्रेड, क्योंकि सिर्फ इंटरस्टेट ट्रेड गुड्स और सर्विसेज का नहीं बढ़ा है, बल्कि हमारे जैसे स्पीकर्स और एक्सपर्ट्स का भी बढ़ा है. क्योंकि हम लोग पहले सिर्फ जब लोकल वैट लॉस की बात करते थे तो दिल्ली, आप भी बहुत
बहुत अच्छे स्कॉलर हैं इस सब्जेक्ट में, तो आप भी समझते हैं इस बात को, आपकी किताबें मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, आपके आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ। तो आप समझते हैं कि हम जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, या हम जैसे कहें कि जो लर्नर्स हैं इस सब्जेक्ट में, उनका भी इंटरस्टेट ट्रेड बढ़ा है, इंटरस्टेट मूवमेंट बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में मैं इसको सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट मानूंगा। लेकिन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है अभिषेक जी, वो एक हमारे गले की हड्डी है। हम कहते हैं कि भाई कैस्केडिंग इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस नहीं होना चाहिए, जो है इंटर सेक्टोरियल क्रेडिट्स मिलते रहना चाहिए, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस कभी भी टैक्स जो है वो कॉस्ट नहीं बनना चाहिए, लेकिन ऐसा पूरी तरह नहीं हो पाया है। जैसे जब हम बात करें कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आप समझते हैं जो है, और उसके अलावा जैसे मैं कहूंगा कि व्हाट यू कॉल दैट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 है, जो ब्लॉक क्रेडिट का सेक्शन है, ये सब क्रेडिट्स जो हैं, ये सब जो सेक्शंस हैं या जो भी प्रोसीजर्स हैं हमारे यहाँ सिस्टम में कैस्केडिंग क्रिएट कर रहे हैं। अब वो एक व्यक्ति जो आउटवर्ड सप्लाईज दे रहा है और रिवर्स चार्ज में उसकी सप्लाईज टैक्सेबल है, तो रेसिपिएंट टैक्स क्रेडिट टैक्स पे करता है, लेकिन सप्लायर के पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ऑन हिज इनवर्ड सप्लाईज, वो सारा का सारा उसका कॉस्ट बन जाता है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हम रिवर्स चार्ज की सप्लाईज को एग्जेम्प्ट सप्लाईज अंडर सेक्शन 17 सेक्शन 3 ट्रीट करते हैं, रूल 42 अप्लाई हो जाता है। तो नटशल में कहें, मैं आज ये ऑफ कोर्स ये जीएसटी की क्लास नहीं है, लेकिन जीएसटी रिलेटेड बातें हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ सेक्शंस का रेफरेंस जरूर आएगा। तो मैं कहूंगा कि रिवर्स चार्ज भी एक तरीके से कैस्केडिंग को बढ़ावा दे रहा है। ब्लॉकेज, अब देखिए आप ये देखिए फैक्ट्री बिल्डिंग्स, आप देखिए फैक्ट्री बिल्डिंग्स, ऑफिस बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी जिनसे प्योरली इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उन क्रेडिट को सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी और डी में ब्लॉक क्यों किया गया है? मैं आपके माध्यम से इस तीसरी वर्षगांठ पर भी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब चीजें it is not in the line of the basic objective of the law for which it was being visualized, so this should be avoided। अदरवाइज तो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आईटीसी अगर कॉस्ट बनेगा तो किसी भी दुनिया की इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है। दिस इज टोटली रिग्रेसिव पॉलिसी। उसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम मुझे नजर आती है वो जीएसटी जो है ना, जीएसटी नेटवर्क है। जीएसटी नेटवर्क के बारे में मैं जितना भी बोलूं, मतलब मैं तो मतलब आई एम क्वाइट लिटिल इनफेमस, मैं तो उल्टा कहूंगा, आई एम नॉट फेमस बट इनफेमस फॉर स्पीकिंग अबाउट द जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी नेटवर्क एक ऐसी हमारी प्रॉब्लम है, या एक ऐसा हमारी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम अभी तक इनकैश नहीं कर पाए। मैं इसको अपॉर्चुनिटी कहूंगा कि जब भी आईटी ड्रिवन चीजें हो जाती हैं, उसके बाद बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखे जा सकते हैं। आप देखिए जब भी आईटी रिवोल्यूशन हुआ है, जब भी चाहे वो 2000 में 2K इशू रहा हो कंप्यूटर्स का, उसके बाद मोबाइल्स का, इंटरनेट का, जितना भी आईटी से रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ है, उसने कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को बहुत फास्ट, आसान और एक कन्वीनियंट बनाया है। लेकिन मैं कहूंगा कि जीएसटी नेटवर्क ने टैक्स पेयर्स की जिंदगी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना दिया है। हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं सॉफ्टवेयर के दुनिया में, और हम ही अपने यहाँ मेयरली 1,40,00,000 लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते, उसकी भी हमें फेस ऑफ करना पड़ता है। वेरियस हाई कोर्ट्स ने दसियों बार जीएसटी नेटवर्क को हार्श वर्ड्स यूज किए कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं इन चीजों को पूरा करने में, लेकिन फिर भी अभी तक सरकार की आंखें नहीं खुली हैं। मैं इस बात के लिए बड़ा ही परेशान हूँ, बहुत ही मैं दुखद स्थिति में फील करता हूँ अपने आप को। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई दिक्कत होगी अगर जीएसटी नेटवर्क हमारा ठीक हो जाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अभिषेक भाई, कि कानून में जो है वो नेटवर्क पे नहीं है, पोर्टल पे नहीं है, और जो पोर्टल में है वो कानून में नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति बना दी है सरकार ने। और मैं एक और बात कहता हूँ कि ये पोर्टल जो है ना, ये बड़ी रानी का पुत्र है, ये जो मर्जी कर लेता है। बाद में छोटी रानी का पुत्र जो सरकार है, सीबीआईसी है, वो उसको आकर उसको रेक्टिफाई कर देती है कि ठीक है जी, पोर्टल ने कुछ कहा है, ऐसे ही मान लो, इसको ऐसे ही कर लो, कानून कुछ और कहता है। अब आप देखिए पीएमटी 09 जो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की बात थी, 1 साल पहले लगभग इसका प्रोविजन रूल में आया, और 1 साल तक सरकार सोती रही। इतना बड़ा परेशानी सेक्शन 77 की वजह से, आप अगर गलत टैक्स पे कर देते हैं, मैं अभी आपने अगला जो भी आप आगे बात करेंगे, जब आप मैं सजेशंस में बात करूंगा इसके ऊपर, तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरे हिसाब से लेकिन एक अच्छी बात भी और है अभिषेक भाई, कि जीएसटी काउंसिल बना,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 के बाद, और उस काउंसिल के बाद हमारी जो अडेप्टेबिलिटी है, हमारी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो नर्व है वो कंट्रोल आई, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस रिक्वायर very prompt and regular changes, because indirect tax is not about a particular currency, it is about a particular, it is not about a particular period. Every time, the moment we are talking, so millions of indirect tax transactions are happening in the country with respect to goods or services. So indirect tax is subject to, rather I would say, every transaction happening in the country is subject to indirect tax. So that requires prompt and immediate action over that. So that is the way it is important to go ahead with the GST Council, क्योंकि वो हर महीने मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। पिछले 36 महीनों में 40 मीटिंग हो गई हैं। हालांकि 36 महीनों से इन्वेंट से पहले भी वो मिल रहे थे, मिलना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो लेकिन अब 40 मीटिंग्स के बाद हम 40 बजट देख चुके हैं। अगर 3 साल में देखा जाता तो इनडायरेक्ट टैक्स से सिर्फ 3 ही बजट आते हैं, चौथा अगर इंटरिम भी मिला लेते तो। लेकिन यहाँ 40 बजट हम देख चुके हैं। अभी हमने 12 जून को भी नया बजट देखा जो कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से निकला। तो मैं कहूंगा कि एक मिक्स्ड फीलिंग है। मैं पूरी तरह से हताश नहीं हूं, मैं बहुत होपफुल हूं इसके भविष्य के लिए, और मैं आशा करता हूं कि हम सब देशवासियों के लिए, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए इस सब्जेक्ट के माध्यम से, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो टैक्स पेयर्स हो, ट्रेड इंडस्ट्री हो, चाहे हम प्रोफेशनल्स हो, हम सबके लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम, पॉजिटिव, मतलब पैसा कमाना बुरी बात नहीं होती, चाहे सरकार के लिए हो, चाहे ट्रेड इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे प्रोफेशनल्स के लिए हो, लेकिन माध्यम उसका सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। मैं आजकल हमारे जो काउंसिल कलीग हैं सुमित गर्ग जी, उनके सानिध्य से शुरुआत हुई गीता पढ़ने की, सुनने की, तो उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि उसका आदत डाली। तो आजकल मैं गीता सुनता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ, भगवान कृष्ण की बात को सुनता हूँ, वो कहते हैं कर्म कीजिए। तो जब मैं इस बात को आइडेंटिफाई करता हूँ कि कर्म क्या है, तो कर्म वो है जो जो शास्त्र संगत है, जो जो रीजनेबल है, जो सही है सबके लिए। तो मेरे हिसाब से इस कानून में कुछ भी गलत नहीं है अगर थोड़ी सी बॉटलनेक्स को हटा दिया जाए। मतलब ये मेरा इनिशियल रिस्पॉन्स है अबाउट दिस एस्पेक्ट। आफ्टर 3 years, अबाउट द 3 years, अबाउट द 3 years। जैसे आपसे बातचीत में देखो क्या है, मैं आपको काफी सालों से जानता हूँ, जी और सर। मैंने आपको वेट में भी देखा। अब बड़े एंथुसियास्टिक थे, आपने वेट पर एक किताब भी लिखी, आप डेलिब्रेशंस भी देते थे, आपके हजारों आर्टिकल छप चुके हैं बहुत वेबसाइट्स पर, टेक्समैन की मैगजीन्स में भी आपके आर्टिकल्स आते हैं, और शायद ही कोई ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर आपके आर्टिकल्स नहीं आ रहे। और आप बड़े सपोर्टिव भी हैं, लेकिन एक हमारे 3 साल बाद हमारे एक मन में विचार आता है कि जैसे नई रिटर्न्स इन्होंने प्रपोज करी है, वो डेफर हो गई, तो आप इसका भविष्य शॉर्ट टर्म में कैसे देखते हैं? मतलब साल 2 साल में। लॉन्ग टर्म तो सबको समझ में आता है कि जी जीएसटी बढ़िया है, कानून रहेगा, बट मीडियम टर्म में, साल 2 साल में आप जीएसटी का वे फॉरवर्ड कैसे देखते हैं? क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह के चेंजेस होंगे या आएंगे, अदर देन इम्प्रूविंग द सर्विस नेटवर्क क्वालिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द सर्विस नेटवर्क? तो वो वे फॉरवर्ड आप जीएसटी का मीडियम टर्म में क्या देखते हैं? सर कुछ लीगल और प्रोसीजरल चेंजेस देखता हूं मैं, जो मुझे लगता है कि इमीडिएट अटेंशन उस पर रिक्वायर्ड है सरकार की, लॉ मेकर्स की, काउंसिल की। जैसे कि अभी ट्रांजिशनल क्रेडिट के ऊपर बहुत ह्यू एंड क्राई चल रहा है सेक्शन 140 के ऊपर। मतलब बहुत टाइम से, जब से 27 दिसंबर 2017 की डेडलाइन ट्रैन 1 फाइल करने की निकली है, तो उसके बाद बहुत सारे जूरिस्प्रूडेंट, बहुत सारे लीगल रिट्स फाइल हुए वेरियस हाई कोर्ट्स में। उसकी वजह से कई जगह हाई कोर्ट्स ने रिलीफ दिया, कई जगह मतलब बहुत बहुत, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी लेटेस्ट दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में, ब्रांड इक्विटी ट्रीटीज लिमिटेड के जजमेंट में, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रांजिशन क्रेडिट जो है वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 300 कैपिटल ए। तो मैं कहूंगा कि सरकार को मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अपने वीडियोस के माध्यम से भी हमेशा ये बोलता आया हूं कि लिटिगेशन को अवॉइड कीजिए। आपका इंटेंशन भी लिटिगेशन को अवॉइड करने का रहा। आपने सेक्शन 73, 74 बनाए, वहां पर आपने लिखा कि अगर आप बिना शो कॉज के टैक्स इंटरेस्ट पे कर देते हैं तो हम आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम आपके ऊपर कोई शो कॉज नहीं करेंगे। तो आपका इंटेंट कहीं ना कहीं सरकार का, लॉ मेकर्स का रहा है कि आप लिटिगेशन नहीं चाहते। लेकिन आप याद देखिए, पिछले 36 महीने में सैकड़ों रिट्स फाइल हुई। पिछले 36 महीने में आप ये देखिए कि ट्रिब्यूनल आप फॉर्म नहीं कर पाए हैं, जो कि बहुत ही
मैं कहता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मीडियम ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस टू दी टैक्स पेयर्स होता है। आप पास्ट रिकॉर्ड को देखिए अभिषेक भाई, चाहे वो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल हो, अपीलेंट ट्राइब्यूनल हो, चाहे सी स्टैट रहा हो, स्ट्रीट सैट के कितने ही ब्यूटीफुल लैंडमार्क जजमेंट्स आए पिछले सालों में जब हम देखते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप लिटिगेशन को आप कंट्रोल कीजिए। लिटिगेशन आप अभी भी आज भी आप रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स ला रहे हैं सेक्शन 140 में, ताकि आपको ट्रांजिशन क्रेडिट ना देना पड़े, उसको भी आप प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इन हेस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और मैं बड़ा हैरान होता हूं इस बात से। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभिषेक भाई यहाँ पर देखी जाएगी, जीएसटी काउंसिल कानून में हर जगह लिखा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेक द लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी। Now it is mandatory, it is obligatory for the government to abide by with the recommendations of the GST Council, because GST Council represents the entire federal structure of the country. It consists of not only the union but the entire state governments of the country. फिर भी कई ओकेजन्स पे हमने देखा कि जहां पर जीएसटी काउंसिल ने कुछ चीज रिकमेंड की, उसको आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किया। अब चाहे वो ब्याज की सेक्शन 50 की अमेंडमेंट की बात हो, डे वन से, इवन बिफोर जब ड्राफ्ट लॉ आया था, मॉडल ड्राफ्ट लॉ आया था, तब से मैं ये बात बोल रहा था कि सेक्शन 50 का जो ब्याज है वो नेट पर लगना चाहिए। कभी भी किसी फिस्कल स्टैच्यू में बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिलीफ दिए आप कैसे ग्रॉस पर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं? उसके बाद मेगा इंजीनियरिंग तेलंगाना हाई कोर्ट का आया, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली बहुत सारे जजमेंट्स भी आए। तो अब सरकार ने इसको लॉ को अमेंड भी किया और प्रोवाइजो भी डाला, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और पिछली 39वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये भी कहा कि भाई ठीक है, मार्च की बात है, जो 16 मार्च इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लॉकडाउन से कुछ दिन पहले की बात थी, जब उन्होंने कहा कि ये जो प्रोवाइजो एडेड होगा ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, 1 जुलाई से आएगा। और उससे रिलेटेड एक दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट भी आ गया था जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी इमीडिएट रिलीफ जो है वो आप इस तरह की रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स ना करें। आप जो अमेंडमेंट करें उसको अवॉइड करें। आप कहते कुछ और हैं, कर नहीं पाते हैं। जब आप ऑफिसर से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि जी सेक्शन 50 की अमेंडमेंट इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी सभी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने उसको अडॉप्ट नहीं किया। तो सेक्शन 140 की रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कैसे ले आए आप? और सेक्शन 50 की जो बेनिफिशियल अमेंडमेंट थी वो आप लेकर नहीं आ पाए। जो रिग्रेसिव अमेंडमेंट है व्हिच विल नॉट स्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ लॉ इन द ओपन कोर्ट ऑफ लॉ, आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं। यू कैन नॉट डू दैट। सो मैं कहूंगा कि सिर्फ टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रूल 36 सब रूल 4 ले आए। 9 अक्टूबर से 2019 से रूल 36 सब रूल 4 ले आए, रूल में पावर ले आए, जबकि एक्ट में पावर ही नहीं है। एक्ट में जो सेक्शन 43 कैपिटल ए में पावर है वो इंप्लीमेंट ही नहीं हुई है, आज तक उसको नोटिफाई नहीं किया है। और रूल 36 सब रूल 4 ले आए। रूल सेक्शन 43 कैपिटल ए में लिखा है कि पूरा एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा, उसका एक पार्ट को इंप्लीमेंट कर दिया। सप्लायर के लिए न्यू रिटर्न्स को आप अभी भी 1 अक्टूबर 2020 ले गए और आपने इनवर्ट सप्लाई जो रेसिपिएंट के लिए सिस्टम था 43 कैपिटल ए में उसको इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये बातें आपको शोभा नहीं दे रही हैं। आप इतनी बड़ी, आज अमेरिका कहता है कि यू आर दी मोस्ट फेवर्ड डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है माय डियर लॉ मेकर्स, ये डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है, ये ऑटोक्रेसी की निशानी है। आप जो मर्जी चाहे वो नहीं कर सकते हैं। आपको यू हैव टू स्टैंड टू द स्क्रूटनी ऑफ द लॉ, you have to be reasonable, you have to have established, you have to have passed the established principles of law। तो मैं ये immediate relief, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग अभिषेक भाई, मेरे किसी मित्र हैं वो बहुत ही नॉलेजेबल, सुमित बंसल जी हैं, तो मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सजेशन मुझे दिया, मैं आपके माध्यम से वो भी सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आज 17, 18 और 18, 19 के, से फॉर एग्जांपल 17, 18 के एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट या ऑडिट की लास्ट डेट 5 फरवरी 2020 थी, आपने अपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट करने की लास्ट डेट तो 5 फरवरी 2020 बना ली थ्रू एनुअल रिटर्न, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जब 17, 18 का हमें ये पता लगा कि कोई टैक्स सीजीएसटी एसजीएसटी जमा हो गया इंस्टेड ऑफ आईजीएसटी या वाइस वर्सा, तो उसको रिफंड क्लेम करने की सेक्शन 54 में लास्ट डेट तो निकल गई मेरी 2 साल अक्टूबर 19 ओनली या मार्च 19 ओनली। तो उस केस में जब आपके पास एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट आपने 5 फरवरी 2020 की थी, तो इस पर्टिकुलर केस में आप रिफंड क्लेम करने की भी लास्ट डेट जो है 5 फरवरी 2020 ही करें। सेक्शन 54 को सूटेबली उसकी रेलेवेंट डेट को अमेंड करें।
अदरवाइज तो मेरा ड्यू पैसा, जो एक्चुअल पैसा है, जो मेरा बाद में मुझे पता लगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, मैं रिफंड ही क्लेम नहीं करने जा पा रहा। तो ये मैं कहूंगा कि ये इमीडिएट बात है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वे फॉरवर्ड में। देखिए, टैक्स कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि मैं तो हमेशा सरकार को ये कहता आया हूं कि आपको 5 ट्रिलियन यूएसडी की इकोनॉमी करने के लिए कोई समय नहीं लगेगा। इट कैन बी डन इन नो टाइम। वी आर ऑलरेडी ए 7 ट्रिलियन यूएसडी इकोनॉमी। हमारी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चेन हमारी जो है वो टैक्स नेट में नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन चेन जैसे ही 100% टैक्स नेट में आएगी, हम लोग 7 ट्रिलियन यूएसडी की इकोनॉमी है। आप उसको करने के लिए टैक्स रेट को रैशनलाइज कीजिए, आप उसको करने के लिए ई वे बिल को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कीजिए, आप उसको करने के लिए रिवर्स चार्ज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कीजिए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है अभिषेक भाई, रिवर्स चार्ज कैन बी यूज्ड। ऑफ कोर्स दिस इज अ रिग्रेसिव पॉलिसी, cascading impact of taxes are arising, but reverse charge can be used to cover the tax net also. रिवर्स चार्ज में जितने भी रेसिपिएंट्स हैं, अगर वो अपने सप्लायर्स का पैन सप्लाई करना शुरू कर दें, जो 9-4 वाला था जिसको आपने सस्पेंड कर दिया, अगर आप वो दोबारा इंप्लीमेंट कर दें और 9-4 वाला रिवर्स चार्ज लगा दें और सप्लायर के पैन रेसिपिएंट के लिए कंपलसरी कर दें और पैन का डाटा एक्यूमुलेट करके जिसकी भी थ्रेशोल्ड से ऊपर टर्नओवर निकल जाए, उसको ऑटोमेटिक नोटिस भेज दें कि आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, टैक्स नेट में लोग आना शुरू हो जाएंगे, टैक्स रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे जबरदस्ती आप मेरा पैसा इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है और आपने कहा जब तक 2A में नजर नहीं आएगा तब तक मैं आपको क्रेडिट नहीं दूंगा। ऐसा कौन सी भाई, ये कौन सा तरीका है? और 2A तो कानून ही नहीं है। 2A तो मेरली एक प्रोसेस है, और 2A और कानून अगर होना था तो जीएसटीआर 1, 2, 3 होना था, जो कि आपका सेक्शन 37, 38, 39 वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। जब आपके पास मशीनरी नहीं है तो आप मेरे पर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं? देखिए, ये सब लिटिगेशन को बढ़ावा दे रही है अभिषेक भाई। मैं ये बार बार सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो सही है वो मान क्यों नहीं जाते? जरूर है कि आपको कोर्ट बोले, सुप्रीम कोर्ट बोले तब आप मानेंगे, आप खुद से मान जाइए ना उस बात को, आपकी इज्जत बढ़ेगी। आपने छोटी छोटी बातें अडेप्टेबिलिटी दिखाई है, मैं मना नहीं कर रहा। आपको हम जब भी जाकर बोलते थे कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, आप कर देते थे। आप इन सब बातों को भी ध्यान रखें जिससे कि लार्जर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को प्रॉब्लम हो रही है। एक पेमेंट मैकेनिज्म को मैं कहता हूं कि ऑनलाइन बैंकिंग की जगह पेटीएम, यूपीआई, भीम ऐप, इन सब गूगल पे से कनेक्ट कर दो। अब छोटे छोटे सप्लायर्स हैं, उनके पास तो नेट बैंकिंग फैसिलिटी होती नहीं है, आप इनसे कनेक्ट कर दो ना, दिस इज द इजीएस्ट वे। क्या प्रॉब्लम है? पैसा एक नंबर का होगा, अपने आप जवाब देता रहेगा जिसने भी सप्लायर ने पैसा देना है। आप उसको फैसिलिटेट करो पेमेंट करने के लिए। आपने जो 100 करोड़ से ऊपर वालों के लिए थे उनपे आपने बहुत सारी इनकम टैक्स में वो लगा दी, जीएसटी में लगा दी कि आप ये फैसिलिटी दो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की फैसिलिटी दो, वो फैसिलिटी दो। तो सप्लायर के ऊपर भी फैसिलिटी बना दो ना, उसको दे दो कि पेटीएम से जीएसटी पे कर दे, यूपीआई से, भीम ऐप से जीएसटी पे कर दे। जरूरी है बेचारा वो पहले ऑनलाइन बैंकिंग ले, फिर उस ऑनलाइन बैंकिंग की सिक्योरिटी संभालता रहे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो क्या करता है, प्रोफेशनल को टैक्स पे कर देता है, जमा कराओ प्रोफेशनल टैक्स, अपनी परेशानी। अब प्योर एजेंट का कंसेप्ट और लग जाता है प्रोफेशनल के ऊपर। अगर वो टैक्स पे करता है तो उसको बिल भी करना जरूरी है, अगर वो बिल नहीं करता तो वो जो टैक्स कलेक्ट करता है वो सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई बन जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही है वहां से। तो ये कुछ मेरी बातें थी। अच्छा, इसी में ही एक चीज और भी है कि आप 10,000 से ऊपर चेक से पेमेंट नहीं कर सकते। हाँ, 10,000 भले अगर मैं अकाउंट पे चेक से पे कर रहा हूँ तो 10,000 की लिमिट क्यों है? क्यों है लिमिट? सही बात भाई है। 50,000 तक तो मैं वैसे भी बिना पेन के भी पे कर सकता हूँ। हाँ जी, मान लीजिए मेरा 1 करोड़ का भी टैक्स है और अगर मैं चेक काट कर दे रहा हूँ, हाँ फॉर एग्जाम्पल मेरी लायबिलिटी है, मैं 1 करोड़ का भी टैक्स अगर चेक काट कर दे रहा हूँ तो चेक ही तो दे रहा हूँ, भारत सरकार को दे रहा हूँ, तो हाँ, उसमें रेस्ट्रिक्शंस लाना बड़ा अजीब बात है। क्या जरूरत है उसकी? तो चेक पेमेंट में तो रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। व्हाई दे आर फोर्सिंग समवन? तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया सेक्शन 29 में, मैंने लॉ आ गया कि सस्पेंशन हो जाएगा ड्यूरिंग दी इंटरवीनिंग पीरियड, आपको कंप्लायंस नहीं करना पड़ेगा। अभी भी पोर्टल मेरे कंप्लायंसेस मांग रहा है, मैं क्या करूं? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इन पर ध्यान दीजिए। मैं आपको लार्जर पिक्चर दिखा रहा हूँ, 5 ट्रिलियन यूएसडी की इकोनॉमी दिखा रहा हूँ, आप जरा सी बातें मानिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात वे फॉरवर्ड में, सर, एक आप हाई पावर्ड एक रिड्रेसल कमेटी बनाइए, एक सेंट्रल लेवल पे, जिसमें ऑफिसर्स हो, जिसमें हमारे अभिषेक भाई जैसे टैक्स ज्यूरिस्ट हो,
जिसमें ट्रेड इंडस्ट्री वाले रिप्रेजेंटेटिव्स हो, और वो सुने बातें और वो देखे बातें, और वो जीएसटी काउंसिल को अपनी एडवाइस क्यों ना दे? क्या जरूरत, क्या प्रॉब्लम है कि एक फेयरली, जैसे जीएसटी काउंसिल इज फेयरली रिप्रेजेंटिंग द एंटायर कंट्री, सिमिलरली एक एक्सपर्ट पैनल आपके पास भी होना चाहिए विच शुड फेयरली रिप्रेजेंट द एंटायर कंट्री। आपको वो बताए why to listen to only officers, why not trade industry, why not experts of the subject, why not they should come forward and give you ideas. I don't know why you are hesitant to receive their ideas, hesitant to incorporate their inputs into your system. I don't know why are you afraid of it, whether bureaucracy is afraid of it or whether the government machinery is afraid of it. There is no point of being afraid of it. We are there to contribute to the economy. आज हमारे यहाँ जीएसटी में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो बिना पैसे लिए दुनिया भर के लेक्चर्स दे रहे हैं पूरी कंट्री में, और वो क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं सोसाइटी में, जीएसटी अवेयरनेस ही तो ला रहे हैं ताकि प्रॉपर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम हो। तो क्यों नहीं आप उन लोगों को इंक्लूड करते? तो सर ये मेरा वे फॉरवर्ड था, ये मैंने कुछ बेसिक बातें आइडेंटिफाई की थी। वे फॉरवर्ड में मैं एक बात और आपसे समझना चाहूंगा। देखो, ट्रिब्यूनल की बात आपने की कि ट्रिब्यूनल अभी तक नहीं बनाएगी, जो गलत है। डबल एआर के बड़ी अजीबोगरीब डिसीजंस आ रहे हैं कई बार। एक ही फैक्ट्स पर एक स्टेट का डिसीजन अलग होता है, दूसरी स्टेट का अलग होता है। अभी रिसेंटली हमने दो केसेस देखे जो गुजरात डबल एआर के हैं, जिसमें वो एक में कह रहे हैं कि मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स पर भी टैक्स लगेगा, एंड सेकेंड एक और डिसीजन जिसमें वो कह रहे हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। तो कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन डबल एआर का भी एक कोई सेंट्रलाइज बॉडी बनानी चाहिए जहां पर इनके डिसीजन को स्क्रूटनाइज करा जाए और अपीलेंट को ट्रिपल एआर में ना जाना पड़े, या इनको कोई ट्रेनिंग मैकेनिज्म या एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की जरूरत नहीं है? आपको नहीं लगता कि इस तरह का कुछ होना चाहिए? सर बिल्कुल सही कहा अभिषेक भाई आपने। एक तो नेशनल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की इमीडिएटली फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। साथ ही साथ मेरे को तो एडवांस रूलिंग की जगह एडवर्स रूलिंग अथॉरिटी ज्यादा नजर आती है कानून। और सर लेकिन मैं ये कहूंगा, मैं दोनों बातें कहूंगा सर। नो डाउट कि वहां पर रेवेन्यू ऑफिशियल्स बैठे हैं, दे आर ऑलवेज प्रो रेवेन्यू, बट एट द सेम टाइम हमने बहुत सारी रूलिंग्स में ऑब्जर्व किया कि हमारे प्रोफेशनल्स जाकर वहां पर अथॉरिटीज को प्रॉपरली गाइड ही नहीं कर रहे हैं टू रीच टू द जजमेंट। आज अगर आप ये बात करें तो शेड्यूल 3 का रेफरेंस इस गुजरात वाली एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में हुआ ही नहीं है, और जबकि 1 फरवरी 2019 से शेड्यूल 3 में जो हाई सी सेल्स हैं उनको कहा गया है कि नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और सेक्शन 17 भी अमेंड किया गया है कि इसकी वजह से कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रिवर्सल नहीं होगा। तो बताया ही नहीं जा रहा, क्योंकि वो केरला का एक जजमेंट था, उसको रिवर्स करने के लिए करा गया था। तो पहले आप देखिए ना सर कि बताया ही नहीं जा रहा। अनिल कुमार अग्रवाल का जो जजमेंट था जिसमें कहा गया कि भाई ये उन्होंने 21 बातें पूछी कि क्या ये मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में अनरजिस्टर्ड पर्सन थे कि क्या ये मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ेगा, तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने, मुझे याद नहीं आ रहा किस स्टेट की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। आज ये कहते हैं कि जी, और लॉ में लिखा है कि इंटरेस्ट शैल नॉट बी पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, रूल्स में लिखा है कि इंटरेस्ट शैल नॉट बी पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। जाकर आप बता ही नहीं रहे हो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को, और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इन एनी केस प्रो रेवेन्यू, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ जजमेंट्स हमने बहुत ब्यूटीफुल देखे, जैसे लॉयंस क्लब का एक जजमेंट था महाराष्ट्र एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का, जिसमें उन्होंने कलकत्ता क्लब का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसी को उसी लाइन पे जजमेंट दिया प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के केस में। तो बाय एंड लार्ज लेकिन ऐसी बड़ी अजीबोगरीब एडवांस रूलिंग्स आ रही है जो कि कानून को बिल्कुल ही डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट कर रही हैं। अभी तो डायरेक्टर्स का रेम्युनरेशन भी टैक्सेबल कर दिया था उन्होंने। हाँ एग्जैक्टली, और उसका सर्कुलर आज आया जब 10 जून को, उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सिर्फ रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगा, एग्जीक्यूटिव का होगा ही नहीं। तो दैट वे मैं समझता हूँ कि हमें भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए एडवांस रूलिंग के पास अप्रोच करने के लिए, अदरवाइज और दूसरी बात, एज ए रीडर ऑल्सो हमें अब जैसे ये जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, अभिषेक भाई इतनी ज्यादा मीडिया कवरेज हुई है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की, इतना ज्यादा डाउट अराइज हो गया लोगों के दिमाग में मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर
कि लोग, मेरे को कम से कम 50 सवाल आए हैं पूरी कंट्री से कि सर ये आपका क्या व्यू है। मैंने कहा भाई ये तो टोटली जो है आप इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ये कोई बेसलेस है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड है सर। एडवांस नेशनल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बननी चाहिए जो कि पैन इंडिया लेवल पर एक जजमेंट्स पास करे, और कहीं ना कहीं हम लोगों को रेजिस्ट करना चाहिए एडवांस रूलिंग में जाने से। इससे इसके लिए प्रोविजनल असेसमेंट को हमें ज्यादा यूज में लाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एडवांस रूलिंग वी शुड यूज प्रोविजनल असेसमेंट ऑल्सो, जिसमें हम अंडर प्रोटेस्ट टैक्स पे करते हैं और वहीं से असेसिंग ऑफिसर से ही मांग लेते हैं भैया आप इसका हमें डिसाइड करके दे दें। वो एक ज्यादा मुझे लगता है एक सेफ जी मीडियम है अगर आपने एडवांस रूलिंग की तरफ ही जाना है। जी। चलिए, जीएसटी की बात तो बहुत हो गई, जरा प्रोफेशन की बात करते हैं, क्योंकि आप प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, एनआईआरसी में 2 बार जीते हुए हैं। अब जीएसटी कमेटी के भी हेड थे, सी इंस्टीट्यूट वाली, और वेरियस पोस्ट पर आप रहे हैं, सेक्रेटरी भी, ट्रेजरर भी, और निकासा हेड भी, और बहुत सालों से आप फेटर्निटी की सेवा कर रहे हैं। मुझे याद है मेरी आपसे मुलाकात सीपी आवर्स के लिए हुई थी, जब आप Exactly. और आप बड़े पैशनेट तरीके से सीपी आवर्स अपने करवाते थे। तो मैंने पूरी फैमिली का रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ करवाया था, इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो। भाभी का रजिस्ट्रेशन भी हमारे यहाँ था सबका। जी जी जी। उनका भी, और मेरी ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, दोनों चारों का, मतलब फैमिली के जो चारों थे वो सब आपके पास करवाए थे। लग रहा था कि आपका बड़ा पैशनेट तरीके से आप ध्यान देते हैं। तो ये कोरोना और कोविड महामारी में, पेंडेमिक में, थोड़ा सा सीए प्रोफेशन को थोड़ा सा हिच हुआ है। मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे आप तो बहुत लोगों से जुड़े हैं और आपके पास बहुत कॉल्स भी आते होंगे, बातचीत भी करते होंगे, तो आपको कैसे लगता है कि सीए फेटर्निटी के सामने ऐसे क्या चैलेंजेस हैं और वो इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सर पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है अभिषेक भाई, आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर not merely the compliance keepers, but they have become the business solution providers. We cannot visualize any organization without having a CA at the helm of affairs, including CEOs. CFOs are very common, but CEOs also we are finding chartered accountants are heading that position. मैं समझता हूं कि आज की डेट में मैं in the context of artificial intelligence also, the role of CAs, like when I again, because my every cell of body actually walks towards GST only. So when we say portal also, which is nothing but of an exhibit of artificial intelligence, still the role of chartered accountants cannot be undermined in any way, can never be. Artificial intelligence is being created by the intellect of humans, managed by the intellect of humans, and can be advanced only by the intellect of humans. So same way, we chartered accountants, I'm sorry, though I do represent, I may be sounding a biased one, I'm representing the population of chartered accountants, so I may be sounding the biased. But we chartered accountants can never be replaced with any technology. But yes, we chartered accountants are getting equipped now with the technology also. ऐसा आप देखिए आज से पहले मैंने और आपने कभी सोचा था कि हम अगर ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसे रिकॉर्ड, कभी भी नहीं सोचा। तो दैट वे हम इक्विप हो रहे हैं, हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, हम उसको अपने अंदर ले रहे हैं चीजों। तो मुझे नहीं लगता कि, और दूसरी बात सर, कई बार लोग मुझसे पूछ चुके हैं कई जगह पर कि इस पेंडेमिक की वजह से क्या फिजिकल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है, क्या फिजिकल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है एक्चुअली, क्या इस वजह से हमारे बिजनेसेस पे या चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रोफेशनल एक्सपेंशंस पे असर पड़ेगा? मैं तो बल्कि इसको, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ये तो अवसर है, आपदा में अवसर है। मैं भी इस आपदा में अवसर ढूंढ रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज की डेट में आज आप मेरे ख्याल अभी इस समय ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली में बैठे हैं, विच इज अराउंड 15 किलोमीटर फ्रॉम माई प्लेस। डिस्टेंस इज 0। आपने मुझे कहा 12 बजे हमें मिलना है, तो 12 बजने पे 1 मिनट में मैंने लॉग इन किया और मैं आपके पास 12 बजे हाजिर हो गया। और अगर मुझे 15 किलोमीटर वहां आना पड़ता या 15 किलोमीटर आपको यहाँ आना पड़ता तो हमें 1 घंटे का समय चाहिए।
तो हमें तो आज की डेट में हमारा समय बच रहा है। इस टेक्नोलॉजी ने, इस पेंडेमिक ने हम लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ अभी भी जोड़े रखा है, और मुझे लगता है कि इसको हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, जिसकी वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि सिर्फ ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस में काम कर पाते थे, अब उनके लिए वो ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस है वो ब्रेक हो जाएंगी। नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज कैन बी देयर क्लाइंट। आज जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कह रहा है कि आप अपना ऑफिस जो है वो घर से मेंटेन कर सकते हैं, आप अपना वर्चुअल ऑफिस क्रिएट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी परेशानी है। आज मैं भी अपना ऑफिस वर्चुअली चला रहा हूँ। मैं ऑफिस में जरूर बैठा हूँ, लेकिन मेरे ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं है इस समय, सब अपने अपने घरों में बैठे और वर्चुअली चला रहे हैं ऑफिस। तो मुझे ऐसा लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो चीजों को अडेप्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले दिनों में नेक्स्ट आईटी रिवॉल्यूशन होगी, जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन होगी वो आईटी रिवॉल्यूशन। IT of course brings challenges also, like hacking, like virus, like other issues, but कहीं ना कहीं हमें उन सब का ध्यान रखना है। और next big thing would be the information technology and of course cyber crimes coupled with that। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का तो मुझे कोई भी रिड्यूस्ड वर्क या कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आता। आज देखिए हम सुनते आ रहे हैं अब कि जो अभी मेरे मित्र हैं जो इनकम टैक्स अपॉइंट ट्राइब्यूनल में अपेयर होते हैं कुछ, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी तो जो ई हियरिंग्स हो रही हैं, हाई कोर्ट्स की सबकी ई हियरिंग्स हो रही हैं, तो आज मुझे अपनी प्रेजेंटेशन देनी है आपके सामने, अगर मुझे बोलना भी है तो मैं यहाँ अपने ऑफिस के कन्वीनियंस में बैठकर शर्ट पहनी हूँ ऊपर, आपको पता भी नहीं है कि आई एम मे बी वेयरिंग पजामा आल्सो बिलो, सो आई एम कंफर्टेबल एंड स्पीकिंग एंड प्रिपेयर्ड आल्सो। सो आई डोंट थिंक सो दैट द वर्क, the scope of our profession, because we are adaptive, is going to reduce. Never. It is going to increase manyfold. I would suggest all the chartered accountants listening to me, gear up. The only thing you have to do is today is to adapt and grab the information technology which is there into the arena, and rest everything will be done, and we would be far off better than the previous situation of the pandemic, than the before the situation of the pandemic। बहुत बढ़िया आपने फ्यूचर का बताया, लेकिन मेरा एक सवाल बहुत सालों से मेरा ये पर्सनल सवाल है, मैं आपको सालों से जानता हूँ, आप प्रैक्टिस भी करते हैं, इन्वॉल्व हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कंसल्टेंसी दे रहे थे, क्लियर टैक्स और टैक्स फॉर वेल्थ के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, NIRC मेंबर भी है, आप सबके फोन भी उठाते हैं, मैसेजेस का रिप्लाई भी करते हैं, व्लॉगर भी है, यूट्यूबर भी है। तो ये आप ये सीक्रेट बताइए कि ये टाइम कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि फैमिली को टाइम तो देना होता है, तो ये टाइम आप मैनेज कैसे करते हैं, मतलब ये एनर्जी कहाँ से आती है, वो बताइए आप। सर जब मैं पहली बार इलेक्ट हुआ अभिषेक भाई, तो मुझसे लोगों ने पूछा भाई कैसा चल रहा है, तो मैंने कहा भाई जो खुद से चुना हो वो बढ़िया ही चलता है। तो जब मैं खुद से स्वेच्छा से प्रोफेशन की सेवा के लिए आगे बढ़ा, अपने प्रोफेशन के लगभग 12 साल 13 साल बिताने के बाद अपने प्रोफेशन में, तो बढ़िया ही चलता है। जहां तक बात आती है सर समय निकालने की, तो मैं आपको बड़ी संक्षिप्त में बात कहूंगा कि मैं कोशिश करता हूं कम सोने की, मैं कोशिश करता हूं कम उन सब बातों में पढ़ने की जो कि मुझे लगता है कि अनप्रोडक्टिव है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि समय, छोटा छोटा समय, जब मैं खाना खाने बैठता हूं, मैं बड़ा बहुत ही आपको प्राइवेट पर्सनल बातें बता रहा हूं, जब मैं खाना खाने अपने टेबल पे बैठता हूं तो मैं भागवत गीता लगा लेता हूं, या मैं कभी मुझे कोई सीरियल मूवी देखनी होती है, आजकल ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स और इन सब का जमाना है, तो मैं वो देखना शुरू कर देता हूँ, चाहे मैं 10-15 मिनट ही देखता हूँ लेकिन मैं वो भी देख लेता हूँ। मुझे कोई यूट्यूब वीडियो किसी स्पीकर की दिमाग में होती है कि हाँ यार वो सुननी है, तो मैं खाना खाते हुए वो लगा लेता हूँ। मैं पगड़ी बांधते हुए 10 मिनट लगते हैं तो उसमें मैं एक यूट्यूब वीडियो सुन लेता हूँ किसी की, मैं कोई श्लोक सुन लेता हूँ भगवान कृष्ण के। तो मुझे ऐसा लगता है समय जो है वो अभिषेक भाई चुराना पड़ता है, निकालना पड़ता है। कोशिश करते हैं 11 बजे सो जाए और 6 बजे एग्जैक्ट उठ जाए, एग्जैक्ट।
तो 6 बजे से 8 बजे तक जब बच्चे वगैरह सब उठकर तैयार होने की बात करते हैं तो 2 घंटे में मेरा काम सारा निपट चुका होता है। मैंने पढ़ना भी, आर्टिकल लिखना, पढ़ना, यूट्यूब सुनना, कुछ करना, वो मैं सुबह के 2 घंटे में, 3 घंटे में कर देता हूँ। मैं आपके माध्यम से एक और बात आपको बताना चाहूंगा। मैंने एक किताब पढ़नी शुरू की थी डॉक्टर स्टीफन कोवे की। उनकी किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट इफेक्टिव पीपल। मैं वो 7 हैबिट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं हमारे लिसनर्स के, हमारे व्यूअर्स के। पहला तो उसमें कहा बी प्रोएक्टिव, इनिशिएटिव लेना शुरू कीजिए, प्रोएक्टिव रहिए। सबसे पहले ये फंडामेंटल हैबिट है जो आप देखिए जितने भी लीडर्स होते हैं, जितने भी फ्रंट रनर्स होते हैं, वो प्रोएक्टिव। जैसे कि आप है, आज आपने ये तीसरी वर्षगांठ के सौजन्य में आपने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आप प्रोएक्टिव है। So this is the first habit of a most effective people. Second is begin with the end in mind. Begin with the end in mind. When you start with anything, end of that process should always be there first in your mind. पहले end के बारे में सोचे तब प्रोसेस शुरू करें कि ये end कैसे होगा। जैसे कि हमेशा कहते हैं ना कि रेस्क्यू प्लान, एग्जिट प्लान, कभी भी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं तो वहां पर सबसे पहले एग्जिट प्लान डिस्कस होते हैं कि बाहर कैसे निकलना है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली चीजें पहली, मतलब प्रायोरिटाइज कीजिए अपनी बातों। ये सर बहुत जरूरी है कि अगर मेरी वाइफ ने मुझे कहा है कि जी वो फलानी पड़ोसन ये बोल रही है ये वाला घर कोविड क्योरेंटाइन हो गया है, तो मैंने सुना है और अपनी नॉलेज में डाल लिया और उसके बाद मैंने उस पर कोई डिस्कशन फर्दर नहीं किया। अच्छा कौन थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, आई कंप्लीटली अवॉइडेड दैट थिंग। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरी प्रायोरिटी इस समय ये है कि मुझे अगर कुछ पढ़ना है, मुझे बच्चों के साथ समय बिताना है, मुझे न्यूज सुनना है, तो मैंने फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो ये दिस इज अनदर वंडरफुल हैबिट ऑफ मोस्ट इफेक्टिव पीपल। देन थिंक विन विन, सबके बारे में सोचकर चलना है। अगर आप जीते तो क्या जीते, वो बॉर्डर फिल्म का डायलॉग मुझे सन्नी देओल का हमेशा याद रहता है, हमारी जवानी में आई थी तो हमें अच्छे से याद रहता है कि अगर तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और अगर हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो आप और मैं जब तक हमेशा जीतते नहीं रहेंगे हम दोनों साथ नहीं रह सकते। चाहे वो हमारे बिहेवियर्स हो, चाहे हमारा प्रोफेशन हो, चाहे हमारी सोशल लाइफ, कुछ भी हो, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ, everyone has to win-win. This is the fourth habit. Seek first to understand and then to understood. Seek first to understand and then to understood. मैं सुनता कम हूं और बोलता ज्यादा हूं। तो जिन लोगों की ये समस्या है वो कभी भी सीख नहीं सकते। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि ज्यादा सुनो और कम बोलो। बोलो तभी जब आपको भाषण का मौका मिले, वरना जब मैं ग्रुप में होता हूं, मैं आपको बताऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करता हूं और कम से कम बोलने की। क्योंकि पहले सामने वाले को तो समझूं, फिर समझाने की कोशिश करूंगा ना। और जब मैं सुनता हूं तो मैं कुछ सीखता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं कुछ नहीं सीखता। तो सीखते रहने के लिए सुनना, यू हैव टू बी अ गुड empathetic listener also. Then synergize, work in team. Sixth habit, synergize, work in team. You have to have a participative leadership. You have to create a synergy wherein each one and one does not make two, it becomes 11. So synergize, work in team. And last, which is again one of my favorite, sharp your acts as much as you can. I spend more time on reading than on writing. When I write, it comes very fluently. Eventually, it comes very fluently. So these are some of the issues which I actually apply in my every walk of life, everywhere, and try to steal time from the unnecessarily wasted moments. So that is why मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं ये करता हूँ अभी भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभिषेक भाई, there is a lot of scope for improvement. मुझे अभी भी बहुत समय मैं कहीं ना कहीं अपना व्यर्थ करता हूं, मुझे ऐसा पता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उसको भी समय को निकाल, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटाइज करूं। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज, नहीं आपने बहुत अच्छे से समझाया।
लेकिन मैं एक बात पे जरूर कहूंगा कि आपने कहा जवानी में आई थी, तो जवान हम अभी भी हैं, बुढ़े नहीं हुए। वी आर मोर मैच्योर्ड नाउ। अगर पॉलिटिशियन 50 साल की एज में जवान हो सकते हैं, तो वी आर इन 40s। यस सर, जवान यस, है, वी आर जवान है जस्ट इन हम। 40s। एंड सो फ्यूचर प्लान्स क्या है प्रोफेशन को लेकर? मतलब प्रोफेशन की ग्रोथ आप कैसे लाना चाहते हैं? क्या आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी 1.5 साल का टेन्योर एनआईआरसी का भी बचा हुआ है, और जब तक आप कुर्सी पर हैं, तो ऐसा क्या आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या क्या विजन है आपका प्रोफेशन को लेकर, तो वो थोड़ा सा बताइए। सर जैसा कि मैंने पहले भी कहा अभिषेक भाई, मेरा रोम रोम इसी सब्जेक्ट के लिए जीता है। हालांकि मैं इलेक्टेड मेंबर हूं, मेरी पूरी जिम्मेदारी है उन लोगों के प्रति, उन सारे के सारे 3,30,000 लोगों के प्रति जिन्होंने मुझे चुना है। भले ही वोट मुझे सिर्फ 1800-1900 पड़े हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 3,30,000 लोगों ने चुना है, पूरी कंट्री के मेंबर्स ने चुना है। सर मैं अपने सब्जेक्ट में आज नहीं पहले भी मैं कोशिश करता रहा हूं कि नई अपॉर्चुनिटीज निकले। लोग कहते थे कि जीएसटी ऑडिट बहुत मुश्किल है, हमें अवॉइड कर देना चाहिए। मैं बताता आया रेगुलर बेसिस पे। मैंने आज जीएसटी ऑडिट पर मेरे ख्याल 200 लेक्चर लिए होंगे पूरी कंट्री में, कम से कम सिर्फ जीएसटी ऑडिट। और मैं बताता आया लोगों को कि जीएसटी ऑडिट मुश्किल है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाहिए। इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप फीस टैक्स ऑडिट वाली मत लें, इसमें आप अच्छी फीस लें, आप अच्छा अच्छा काम करें, एक क्वालिटी जॉब करें इसमें। एक बात जो मैं सरकार को रेगुलरली सजेस्ट कर रहा हूं, अभी इन्होंने सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 में 2 करोड़ की लिमिट है, अभी 5 करोड़ की प्रपोज्ड है, मार्च में जो प्रपोज्ड है अभी बनाई नहीं है। 2 करोड़ की लिमिट गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए है। आज मैं 28 लाख जीएसटी ऑडिट करता हूं कंट्री में। क्या आप देखिए अभिषेक भाई, आपको याद भी होगा, आप भी देख ही रहे हैं कि इनकम टैक्स में गुड्स के लिए लिमिट है 2 करोड़ की, और सर्विसेज की लिमिट है सिर्फ 50 करोड़ की। उसके ऊपर आपको टैक्स ऑडिट कराना है। जीएसटी में आपने 200 लाख की लिमिट डाल दी सर्विसेज के लिए भी, तो आप इमेजिन कीजिए आपकी सीए फर्म और उसमें क्रेडिट साइड में 1,95,00,000 रुपया क्रेडिट आ रहा है। इमेजिन कीजिए। मुझे तो नहीं लगता कि आपकी छोटी फर्म है सर, आपकी फर्म बड़ी फर्म है सर। 1,95,00,000 रुपया, जिसमें सर्विस इंडस्ट्री में चाहे एडवर्टाइजिंग कंपनी हो, चाहे वो कंसल्टेंसी कंपनी हो, कोई भी हो, तो उसके लिए लिमिट को रिड्यूस किया जाना चाहिए। 2 करोड़ से उसको 1 करोड़ लाया जाना चाहिए, या 50 लाख लाया जाना चाहिए, जो भी आपको रीजनेबल लगे, आप रैशनलाइज कीजिए उस बात। 28 लाख ऑडिट आज मैं करता हूं, अगर ये हो गया तो मेरे ऑडिट हो जाएंगे 40 लाख। तो मेरे प्रोफेशनल मेंबर्स के लिए जो आज 28 लाख ऑडिट बांटने हैं, हमने मेयरली 70,000 प्रोफेशनल्स में कंट्री में, फिर हम 35 लाख ऑडिट होंगे हमारे पास 70,000 लोगों के लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। सो फॉर एज दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। जहां तक आपने कहा कि आप कुर्सी पे हैं अभी, आप 1.5 साल आपका और है, आप क्या सोचते हैं, मैं हमेशा यही सोचता हूं कि मेरे मेंबर्स प्रोफेशनल एथिक्स का पूरा उसका पालन करें। मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं आता जब इंस्टीट्यूट के लेवल पर कोई भी केस ऐसा आता है जिसमें हमें हमारे मेंबर के खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ता है। तो मुझे रिक्वेस्ट करनी है अपने मेंबर्स से विद फोल्डेड हैंड, आप प्रोफेशनल एथिक्स को बहुत माइन्यूटली देखें। और मैं सभी सीपी चैप्टर्स में जहां बोलने जाता हूं, मैं सबको बोलता हूं कि आप हर सेमिनार में 15 मिनट प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बताएं, अपने ही लोगों से बतवाएं। आप 15 मिनट हर सेमिनार में इनवेरिएबली सीपी प्रोग्राम्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बोलें। दिस इज वन। मैं चाहता हूं कि हम सब विद इन द 4 वॉल्स ऑफ लॉ रहें, ताकि हमारे किसी भी मेंबर को परेशानी, कोई दिक्कत ना हो, और इंस्टीट्यूट को कोई भी कभी भी कोई एक्शन लेने की जरूरत पड़े ही ना। हमारे मेंबर्स और हैं, मेजॉरिटी मेंबर्स हैं। जहां भी हमारे यहाँ से कोई छोटे मोटे लैप्सेस होते हैं, वो ओवरलुकिंग की वजह से होते हैं, कोई बैड इंटेंशन इल विल की वजह से नहीं होते हैं। मैं पर्सनली चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम दूर हो। दूसरा सर, आगे बढ़कर बहुत सारी पॉलिसी डिसीजंस हैं जहां पर मेरे को लगता है कि
हालांकि ऐसा नहीं कहूंगा कि हमारे जो अभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है सेंट्रल काउंसिल में, मैं उनका जब काम करने का तरीका, उनके काम करने का एफर्ट, उनका टाइम देखता हूँ अभिषेक भाई, मैंने बहुत क्लोजली देखा है, सबको देखा है, मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं सर, बिना किसी रेम्यूनरेशन के आदमी इतनी मेहनत, कौन सी एनर्जी, मतलब आप मुझे कह रहे हैं कि मुझ में एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है मुझ में वो एनर्जी नहीं है जिस एनर्जी से वो लोग काम कर रहे हैं। अभी तो ट्रेवलिंग उनकी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना जब मैं पहले देखता था तो सुबह यहाँ है, शाम को वहां है, इस प्रोग्राम में, इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में, यहाँ रिप्रेजेंटेशन, वहां वो बहुत कुछ करते हैं। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी कहीं ना कहीं उसमें जाकर प्रोफेशन की सेवा करनी है। और मैं अभी 40 साल का हूँ, मेरे पास अभी 10-15 साल प्रोफेशन को देने के लिए और हैं। हाँ, चाहता हूँ कि 55-60 साल से पहले पहले मैं प्रोफेशन से, सब चीजों से रिटायर हो जाऊं और अपनी पारिवारिक जिंदगी बिताऊं, क्योंकि जब से हम सीए बने हैं मैंने कभी भी ढंग की वेकेशंस नहीं ली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, बट यस, आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स माय प्रोफेशन. I would like to see that my flag of the ICI actually reaches highest level in along with my Indian flag. तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पूरी दुनिया में आज भी बहुत इज्जत से जाने जाते हैं, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और कल भी हमें वही इज्जत, वही ग्लोरी, वही फेम, वही नेम, वही रिस्पेक्ट, वही कॉन्फिडेंस चाहिए सबका। इसके लिए अगर मुझे अगले लेवल पर जाकर भी कुछ भी करना पड़े, वहां पर जाकर कंट्रीब्यूट करने की मौका मिले, तो मैं उस लाइन पर भी सोच रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां जाकर कंट्रीब्यूट करूं जैसा कि मैं आज तक करता आया हूँ। सर्टनली ये बात पक्की है कि मैं वो कंट्रीब्यूशन अपने सब्जेक्ट के माध्यम से ही करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कोई भी फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करना चाहता, कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता जो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने सब्जेक्ट के माध्यम से ही कंट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि मैं अपने सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में हमारे मेंबर्स को एक ग्रेटर हाइट पर देखना चाहता हूँ, एक ऐसी सिचुएशन में कि जब जीएसटी का नाम लिया जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा किसी का नाम नहीं, किसी का। सर ये मेरा विजन है भविष्य का। थैंक यू, लेकिन थैंक्स फॉर शेयरिंग योर विजन एंड मोटिवेटिंग अस एवरीवन। लेकिन मेरे को बस एक विषय रह गया मेरा अभी भी, मैं बात से संतुष्ट नहीं हूँ आपकी कि 55-60 में आपको रिटायरमेंट नहीं देने वाले। हमारे पास एग्जाम्पल है अमरजीत चोपड़ा सर का, इस एज में भी वो ट्रेवल करते हैं और आपको छोड़ने वाले नहीं। आप तो असेट्स हैं प्रोफेशन के, आपको रिटायरमेंट नहीं मिलने वाला सर। 60 के बाद भी आप कुर्सी पे रहे ना रहे, उसके बाद आप प्रोफेशन की सेवा वेद जैन सर या अमरजीत चोपड़ा सर की तरह करें। गिरीश ओझा सर देखिए इस एज में भी कितने एक्टिव हैं, और आप एनर्जी लेवल देखिए, जब वो बोलते हैं तो बस बोलते ही हैं। और सुबह जब बजट आता है तो सुबह से लेकर शाम तक वो 10-10 सेमिनार में बोलते हैं, रात को 10-10 11-11 बजे तक उनके सेमिनार चलते हैं। आई भगवान विश करे कि मुझे ऐसी एनर्जी लेवल मिले। मैं तो आपसे कहा कि मुझे लगता है कि मुझ में वो एनर्जी नहीं है अभी। मैं प्रे करूंगा, आपकी दुआएं भी हमारे साथ हैं कि शायद वो एनर्जी मुझे मिले और मैं अपने मरते दम तक प्रोफेशन की सेवा करने की कोशिश करता रहूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस। थैंक यू वेरी मच अभिषेक।